Welcome back, guys. Now, in this lecture, we are going to continue from where we left in the previous one. Okay, so basically, अब करना ये है कि हमने इंट्रो तो कर ली, ठीक है, मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ लिए पिछले लेक्चर में. अब यहाँ पर बेसिकली अब हम आराम से एक एक को डिफाइन कर लेंगे, एक एक क्वांटिटी को, और जो इम्पोर्टेंट स्टफ है जो एक पास में टेस्ट होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इंशाल्लाह फिर आप इसके पास पर क्वेश्चंस तो एटलीस्ट अटेम्प्ट आराम से कर पाएंगे. ओके, सो बेसिकली torque is a vector quantity. Torque by definition it is the cross product or vector product of force and displacement. ठीक है, तो क्या है भाई, torque is equal to force भी एक वेक्टर है, उसको आप क्रॉस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से. ठीक है, आर डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन दोनों का आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपको एक वेक्टर प्रोडक्ट देगा. हम क्रॉस प्रोडक्ट पर एक डिटेल लेक्चर कर चुके हैं पिछली ही वीडियोस में से, तो वो अगर आपने नहीं लिया तो आप जरूर देखिएगा. ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. एंड अब इसको अगर मैं जरा एक्सिस पर लेबल करके दिखाता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जी एक्सिस है. तो बेसिकली अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करें, ये आर जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये बेसिकली आपको एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. पोजीशन मतलब किसी ओरिजिन, किसी स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से. तो ये अगर आपका पोजीशन वेक्टर टॉर्क का है, ये आर है. ठीक है, मतलब ये आर किसी पॉइंट को की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी पॉइंट या उसी पोजीशन पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है. लेट्स से ये रही, कोई फोर्स एक्ट कर रही है, इन दोनों के बीच में कोई एक एंगल मौजूद है, यहाँ पर इज एन एंगल प्रेजेंट इन बिटवीन देम. अब इन दोनों को अगर मैं क्रॉस करूंगा ना, तो मेरे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू. अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का अगर हमें निकालना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है एफ आर साइन थीटा के. ठीक है, इसकी थ्योरी हम कर चुके हैं. तो आपको अगर टॉर्क निकालना है, टॉर्क मतलब आपके पास फोर्स भी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, और यू नो द एंगल इन बिटवीन देम, देन यू कुड जस्ट यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली टू कैलकुलेट द टॉर्क. ठीक है. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होगी ना, ये फोर्स और आर दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी. जैसे फॉर इंस्टेंस आप इस प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी ये वाली टॉर्क की डायरेक्शन होगी. तो फॉर इंस्टेंस अगर ये आपके एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक प्लेन है, इसी प्लेन में आपका लेट्स अज्यूम ये एक ओरिजिन भी है. ठीक है, इस ओरिजिन के रेफरेंस से आपका एक पोजीशन वेक्टर एक्ट कर रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पर एक फोर्स भी एक्ट कर रही है, ठीक है. दोनों देखें, फोर्स और ये पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, दोनों आर विद इन द प्लेन. अब जो क्रॉस प्रोडक्ट करके आपके पास जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी ना, टॉर्क इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों के 90 डिग्रीज पर होगा. ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए क्रॉस प्रोडक्ट is at a 90 degree or is at a right angle to the other two vectors from which it is made. अच्छा, बाय द वे इसको हम इस तरह से जनरली नहीं लिखते. जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं. ठीक है, ये आपका वेक्टर आर हो गया, और ये जो वेक्टर फोर्स एफ है, वेक्टर एफ, इसको मैं यहाँ से उठाकर, मतलब मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसे. ठीक है, मैं इसे चेंज नहीं कर रहा, इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड सेम रख रहा हूँ. इसको मैं उठाकर इसके यहाँ पर रख रहा हूँ, टेल पर. ठीक है, तो इसको मैंने जब उठाकर टेल पे रख दिया, तो मेरे पास अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, यानी इस तरह से. अच्छा, नीचे की तरफ भी जा सकती है. ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन वो डिटरमिन करते हैं हम राइट हैंड रूल से, टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी. लेकिन वो डायरेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इतना कुछ खास पूछेंगे नहीं आपसे. ठीक है, बस आपको सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टॉर्क होता क्या है, और इसकी हमने बहुत डिटेल बात कर ली है पिछले वीडियो में. अब टॉर्क की ये बात तो हो गई, एफ आर साइन थीटा को कहते हैं, ये आपका टॉर्क आ गया. ठीक है, ये सब कुछ हो गया. यही टॉर्क से हम आगे बढ़ते हैं आप इक्विलिब्रियम की तरफ, और ये टॉर्क को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर टॉर्क और फोर्सेस दोनों को अप्लाई करके देखेंगे. इक्विलिब्रियम,
Okay, so what is equilibrium? Any body is said to be in equilibrium if the net force is acting on that body is zero and the net torque acting on that body is also zero. ठीक है, ये दो कंडीशंस अगर किसी बॉडी पर फुलफिल हो रही हैं तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो है एक इक्विलिब्रियम में मौजूद है. ठीक है, सो इफ द नेट फोर्स द नेट टॉर्क ऑफ अ बॉडी इज जीरो देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. अच्छा, तो अब हम अगर नेट फोर्स कब जीरो हो सकती है, फॉर इंस्टेंस अब अगर वहाँ पास ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर एक फोर्स राइट हैंड साइड की तरफ लग रही है लेट्स से 2 न्यूटन की, और दूसरी फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रही है लेट्स से 3 न्यूटन की. इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, मतलब नेट फोर्स अगर निकालनी है तो 3 - 2 करूंगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. आंसर मेरे पास आ गया 1 न्यूटन का. अब अगर मैं इस 2 न्यूटन को हटा के 3 न्यूटन कर दूं, मतलब इन दोनों फोर्सेस को किसी तरह से बैलेंस कर दूं, या तो इस 2 न्यूटन को 3 न्यूटन कर दूं या तो 3 न्यूटन को 2 न्यूटन कर दूं. इसको अगर मैंने 3 न्यूटन कर दिया, दे आर नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? And if they are in the opposite direction, then that actually means that the net force now has become zero. 3 - 3 would become 0. ठीक है, तो कोई भी बॉडी जिसमें नेट फोर्स जीरो होगी वो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर लेगी. ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अच्छा, कोई बॉडी अगर ये वाला कंडीशन अब फुलफिल कर रही है लेकिन दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, दैट्स नॉट एन इक्विलिब्रियम. ठीक है, both the conditions must be fulfilled. Both first and second conditions must be fulfilled for a body to be in completely in equilibrium. If either of them is not fulfilled, that body is not said to be in equilibrium. अच्छा, अब बेसिकली नेट फोर्स जीरो होने के कौन कौन से केसेस में वो जीरो होती है. बेसिकली आपकी जब टर्मिनल वेलोसिटी को अगर हम देखें, टर्मिनल वेलोसिटी, आप किसी भी टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर लें, चाहे आप फ्लूइड्स में बात कर लें, कोई ऑयल ड्रॉपलेट जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, स्टोक्स लॉ अगर आपको याद हो, तो mg को बैलेंस करने वाली दो फोर्सेस होती है, एक अपथ्रस्ट होती है और दूसरी होती है विस्कस ड्रैग फोर्स, राइट? इसे ड्रैग फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स भी कहते हैं. इन दोनों, अच्छा, ये अपथ्रस्ट कांस्टेंट फोर्स होती है और ये ड्रैग फोर्स स्पीड के साथ साथ सेल्फ एडजस्टिंग होती है क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है. ये दोनों फोर्सेस का सम अगर mg को बैलेंस कर लेता है तो फिर उसके बाद ये ऑयल ड्रॉपलेट टर्मिनल वेलोसिटी के साथ फॉल करता है, राइट? एंड इन दैट केस अगर टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब है, मतलब इसका मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट? अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो गई, इसका ये मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हो गई. ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि एक ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जीरो होनी है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट. अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते थे, इसे कहते थे यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है और एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी होना जरूरी है. अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं. ये तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर ली हमने. एक और कंडीशन है जिसमें सारी नेट फोर्सेस जीरो हो सकती हैं और वो है एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये आपके एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर सारी फोर्सेस बैलेंस लग रही है, मतलब ये एक जगह पे स्टेशनरी पड़ा हुआ है, आगे पीछे तो कोई फोर्सेस लग नहीं रही, राइट? ऊपर नीचे फोर्सेस लग रही हैं. जो नीचे की तरफ इसकी वेट लग रही है, ठीक है, mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है mg के बिल्कुल ऑपोजिट. दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है इन द वर्टिकल डायरेक्शन. अब normal reaction force is equals to mg and in that case the object is not moving. इस type of equilibrium को कहते हैं static equilibrium. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम डायनामिक, वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो उसे कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम. दोनों केसेस में कॉमन क्या चीज है, एफ नेट जीरो है, नेट फोर्स जीरो है. अच्छा, एफ नेट इज जीरो, ये दो कंडीशंस अप्लाई हो गई, लेकिन इन दोनों को इक्विलिब्रियम कहने के लिए वो दूसरी कंडीशन का फुलफिल होना भी जरूरी है कि नेट टॉर्क जीरो होनी चाहिए. तो ये तो फर्स्ट कंडीशन के बारे में मैंने डिटेल में बात कर ली.
कि एफ नेट आपका जब 0 होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, बाय द वे सेकंड कंडीशन के बारे में बात करने से पहले एक और बात कर लूं। ये आपके पास फॉर इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट है और ये एक बहुत कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आपने दो वायर से सस्पेंड किया हुआ है। यूजुअली ये एक ट्रैफिक सिग्नल की एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल को दो वायर से आपने हैंग किया हुआ है, तो इस वाले वायर में टेंशन होगी T1, इस वाले वायर में टेंशन होगी T2, और इस सिग्नल का अपना कुछ वेट होगा जो कि नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा, उसे mg कह देते हैं। और कह रहे हैं कि ये सिग्नल सस्पेंड हुआ है यहाँ पर, मतलब होल्ड हुआ है। तो बताएं कि एक इक्विलिब्रियम ट्रायंगल बना के दिखाएं। इक्विलिब्रियम ट्रायंगल। अच्छा, तो ये इक्विलिब्रियम ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेसिकली अगर नेट फोर्स आपकी 0 होती है ना, तो उस केस में हमेशा एक इक्विलिब्रियम ट्रायंगल फोर्सेस का बनेगा, ठीक है। ये एक रूल है, ये आप कभी भी ये एक लॉ समझ लें कि एफ नेट 0 है मतलब इक्विलिब्रियम ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, मतलब फोर्सेस के रिस्पेक्ट से इक्विलिब्रियम ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। मैं मोमेंट्स के रिस्पेक्ट से, मतलब टॉर्क के रिस्पेक्ट से नहीं कह रहा, मैं फोर्सेस के रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ। तो फोर्सेस मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हुई है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये टॉर्क मतलब T1 राइट साइड पे, T2 ऊपर की तरफ। अब T1 और T2 को हेड टू टेल रूल से अगर आप ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। आप T1 को उठाएं, ठीक है, रख दिया आपने। T2 को उठाएं और T1 के हेड पर लाके रख दें। यही करते हैं ना हेड टू टेल रूल में, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा, होपफुली उठ जाएगा। अच्छा सबर, इस तरह से नहीं, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने उठाया, उसकी टेल को यहाँ नीचे की तरफ रखा, और इसके ये हेड को भी यहाँ से उठा लेता हूँ, हेड को यहाँ रख दिया, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली ये आपका एक वेक्टर T2 जो है, इसको आपने यहाँ रख दिया, हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर दिया। ये आपका T1 है, राइट। T2 ऊपर की तरफ है, ये T1 है, और ये जो mg है ना आपका mg, इसको उठाकर, mg को उठाकर आपने T2 जो है इसके हेड पे ला के ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट देख लें। यहाँ होगा ये कि, अच्छा इसको मैं जरा सा थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि mg नीचे की तरफ लगेगा, तो हाँ ठीक है। T1 को मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि ये इस टाइप की ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। वो ऑब्वियसली लेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितने लेंथ के कौन सा वेक्टर है। यहाँ मैं सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। अब T1 और T2 को आपने हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर दिया है। इनका अगर आपने रिजल्टेंट निकालना होता तो कैसे निकालते? आप T1 के टेल से स्टार्ट करते, T2 के हेड तक एक वेक्टर खींच देने के, और यही वेक्टर आपका रिजल्टेंट होता, राइट, T1 और T2 का। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये रिजल्टेंट कब होगा? जब T1 और T2 आपके पास अकेले एक्ट कर रहे होंगे, जब आपके पास ये वेट नहीं होगा, तो एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी जो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये जो mg है, mg की डायरेक्शन इस रिजल्टेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लियर? mg की डायरेक्शन इस रिजल्टेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप इस r की जगह mg लगाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। और ये mg ने r को बैलेंस कर दिया है। mg is in the opposite direction to the resultant. So basically the weight has actually balanced out the force, the resultant force produced by T1 and T2. अब mg ने r को बैलेंस आउट कर लिया, ठीक है। बैलेंस आउट करने के बाद इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसे। mg को उठाया आपने और यहाँ पर T2 के हेड पर उसकी टेल रखी और उसका हेड जो है वो यहाँ नीचे की तरफ एक्ट करा दिया, ठीक है। ये mg बन गई। इस टाइप ऑफ ट्रायंगल जो आपके पास बनी है ना, ये इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है। अच्छा, इसमें एक खास बात आपको मैं बता दूं, T1 की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। T2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और mg की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन, अगर आप गौर से देखें, ठीक है, सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। हालांकि अगर आप किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तो सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करते, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अलग होती है, राइट।
जो इन दोनों की डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की उसके ऑपोजिट होती है। मतलब ये दोनों अगर आपके एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो रिजल्टेंट आपका क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम ट्राइंगल की एक खास बात यह है कि ऑल वेक्टर्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन आर पॉइंटिंग ठीक है। ये इक्विलिब्रियम ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो हो गई हमारी। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि नेट टॉर्क जो है ये आपका जीरो होना चाहिए। अच्छा बाय द वे एक बात आपको बता दूं मैं, जो ये टॉर्क होता है ना, टॉर्क को हम यूज करते हैं एंगुलर मोशन के लिए, ठीक है। टॉर्क एंगुलर मोशन के लिए यूज होता है एंड एंगुलर मोशन में टॉर्क फोर्स के एनालोगस होता है, एनालोगस। सो बेसिकली जो फॉर्मूलाज फोर्स की लगती हैं लिनियर मोशन में, वही फॉर्मूलाज टॉर्क की लगती हैं, मतलब उसी तरह से उसी के एनालोगस फॉर्मूलाज टॉर्क की लगती हैं एंगुलर मोशन में। अच्छा ये मेरा क्या मतलब हुआ अब इसका, ये मैं समझा देता हूँ। फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से आपको पता है कि F इज इक्वल टू ma, राइट। उसी न्यूटन सेकंड लॉ से आपको ये भी पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में कि टॉर्क इज इक्वल टू मास अल्फा, ठीक है, मास मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको ये भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब न्यूटन सेकंड लॉ से आपको ये भी पता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क जो है ना ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, समझे। तो ये फोर्स और टॉर्क का सेम फॉर्मूला चल रहा है, सिर्फ डिफरेंस ये कि फोर्स लिनियर मोशन में यूज करते हैं, टॉर्क यूज करते हैं एंगुलर मोशन में। अब ये सारे फॉर्मूलास के बारे में हम बहुत डिटेल में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले मैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर लूं। पहली बात तो आपने ये काफी सिंपल है, ये वही है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था आपने। बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसी पिवट पे बैलेंस्ड है, बैलेंस होने का मतलब ये है कि उसमें जो फोर्सेस जो टॉर्क्स जनरेट हो रहे हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टोटल जो वैल्यूज हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तभी जाके ये फोर्स बैलेंस हुई है या ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हुआ है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फॉर इंस्टेंस अब ये आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट आपकी फोर्स F1 लगा रहा है नीचे की तरफ, M1 मास का है, मास छोड़े, मास की जरूरत नहीं है, फोर्स आ गई आपके पास। और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है लेट्स से R1, दूसरा डिस्टेंस आपके पास है R2, और ये फोर्स जो एक्ट कर रही है नीचे की तरफ वो है F2, ठीक है। तो अब अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक इक्विलिब्रियम में है, तो पहली बात तो ये है कि इसकी जो ये दो फोर्सेस हैं इनको किसी अपोजिंग फोर्स से बैलेंस होना होगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों ही फुलफिल करनी होंगी। अच्छा तो फिर मैं ये बता दूं आपको कि हाँ ये बैलेंस अगर होगा तो इस पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। रीजन उसका ये है क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना पिवट का, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये जो दो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं, इसी दो फोर्सेस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके ही इक्वल मतलब F1 प्लस F2 फोर्सेस लगेंगी। तो इस केस में ये दो ऊपर वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये देखें ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इनकी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क होगा मतलब F1 मल्टीप्लाइड बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अच्छा थीटा हमने इन दोनों का 90 डिग्री रखा है, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये इक्वल होगा F2 मल्टीप्लाइड बाय R2 और ये थीटा भी मैंने 90 डिग्री रखा है, साइन ऑफ 90। साइन 90 तो वैसे भी कट जाना है, और कट जाना है अगर नहीं भी कटते तो साइन 90 की वैल्यू वैसे भी 1 होती है, राइट। तो वो तो आप कोई टेंशन लेने की इसके बारे में बात ही नहीं है। तो F1 और F2 का जो प्रोडक्ट होगा, F1 और R1 का जो प्रोडक्ट होगा F2 और R2 के प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल होगा।
तो ये आपकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी फुलफिल हो गई। ये तो काफी सिंपल एग्जांपल थी। अब इससे मुश्किल मुश्किल एग्जांपल्स पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, लेकिन वो काफी सिंपल है। मतलब हाँ, एक बात का आपने ख्याल रखना है, कोई ये पूछेगा कि ये F1 और F2 जो लग रही है इनकी कोई टॉर्क्स नहीं है, नहीं, इसका आंसर है नो, देयर टॉर्क्स आर जीरो। रीजन उसका ये है क्योंकि ये जो फोर्सेस है ना, ये पिवट से गुजर रही है, दे आर पासिंग थ्रू द पिवट। और जब भी फोर्सेस पिवट से पास कर रही होती है ना, पासिंग थ्रू द पिवट, whenever forces are passing through the pivot, in that case that net torque becomes zero, मतलब उन फोर्सेस का टॉर्क जो है जीरो हो जाता है। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बस मैं खुद से यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये एक पिवट से यहाँ पर हैंग हुआ हुआ है, ठीक है, और ये फ्रीली मूवेबल पिवट है, मतलब आप अगर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। अब इसी पिवट से हम अच्छा किसी डिस्टेंस पे एक फोर्स लगा लेते हैं यहाँ पर F1, ठीक है, परपेंडिकुलरली ही ले लेते हैं, मैं एंगल्स नहीं कर रहा, एंगल से वो इजी होगा। वैसे कोई एंगल्स आपको टॉर्क के क्रॉस प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला पता ही है कि टॉर्क इज इक्वल टू FR साइन ऑफ थीटा, ये आपको पता है। तो अगर एंगल भी दे दिए तो उस यहाँ पर आप बस एंगल की वैल्यू डाल के आगे निकल जाएंगे। अब ये F1 एक्ट कर रहा है किसी एक R1 पर, ठीक है, एक डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस R2 है, ठीक है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल पिवट से गुजर रही है, ठीक है, तो मैं कह देता हूँ F2। और एक और फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ से, उसका डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं कि R3 है, ठीक है, ये F3 है आपकी। अच्छा, अब ये तीन फोर्सेस तो आपकी एक्ट कर रही है। पहली बात तो आपने ये करनी है कि आपने सारी क्लॉकवाइज फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर देना है कि कौन कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। F1 को देखें, F1 अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। F2 को देखें, F2 अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ना, तो F2 की फोर्स की कहाँ से पास हो रही है, पिवट से पास हो रही है। F2 की जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, the line of action of F2 it's passing through the pivot, that actually means, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट से पास कर रहा होता है, उस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो होगा जीरो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप F3 की बात कर लें तो F3 यहाँ से पास हो रहा है, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ये रहा, ये आपका एंगल इन दोनों के बीच में कितना है भाई, 90 डिग्री का। तो F3 को आप R3 से मल्टीप्लाई कर दें, और F3 से को जब लगेगी फोर्स, F3 उसे इस डायरेक्शन में ले जाएगा। जब वो इस डायरेक्शन में ले जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये है एक, कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये वाली क्लॉकवाइज थी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज वाली जो है F3 मल्टीप्लाइड बाय R3, ये इक्वल होंगे F1 मल्टीप्लाइड बाय R1 के। अच्छा, मैं साइन थीटा को इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों केसेस में 90 डिग्रीज पे मैंने फोर्सेस को लगाया है। उसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्रीज मतलब साइन 90 इज 1, तो उसकी वैल्यू अगर ना भी लिखूं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये फोर्सेस की बात हो गई। अब हाँ, एक और चीज आती है यहाँ पर, टॉर्क ऑफ अ कपल। कपल फोर्सेस क्या चीज होती है भाई, आप कपल फोर्सेस का आपने बस पता होना चाहिए कि कपल फोर्सेस ये वही है जो आपने ए लेवल्स मतलब AS में पढ़ा था, कि कोई भी दो फोर्सेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास नहीं कर रही हो। मतलब देखें एफ इस वाली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखें, ये डॉटेड लाइन लेफ्ट साइड पर है, और इस वाली फोर्स की डॉटेड लाइन राइट साइड पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट and they are of equal magnitude and opposite direction, so they actually have some perpendicular distance in between them, ठीक है। तो जब दो forces they, अच्छा की पॉइंट्स आपने ये रखना है कि they have different lines of actions, difference of line of action of force। अगर लाइन ऑफ एक्शन आपकी फोर्सेस की डिफरेंट है, उस केस में आप क्या करेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे, और टॉर्क निकालने के लिए आपने फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। ये करने के बाद आपके पास टॉर्क आ जाएगा।
टॉर्क ऑफ अ कपल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई ये पूछे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल्ड है, उसका आंसर होगा यस। रीजन, बिकॉज ये फोर्स और ये फोर्स, पहली बात तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, और दूसरी बात ये है इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में वैसे भी जीरो हो जानी है। ठीक है,